बेटा अब हम आपको तीसरे इम्पोर्टेंट आंदोलन के बारे में बताएंगे, जिस आंदोलन का नाम था नक्सलवादी आंदोलन। इससे पहले हमने आपको गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन के बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन किया। बेटा नक्सलवादी आंदोलन जो था वो नक्सलवादी क्षेत्र में शुरू हुआ था, इसीलिए इसे नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है। 1969 में नक्सलवादियों ने CPIM यानी कि साम्यवादी पार्टी एम को छोड़कर चारू मजूमदार के नेतृत्व में CPI मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक पार्टी का गठन किया। यानी कि इसका मेन कौन था बेटा? चारू मजूमदार। इस पार्टी का जो उद्देश्य था वो अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को पाटना था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन लोगों ने अमीरों से बलपूर्वक उनकी ज़मीन को छीनकर गरीबों में बांट दिया। यानी कि बेटा इस आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? जो अमीर व्यक्ति थे उनकी प्रॉपर्टी को उनसे छीनकर गरीब व्यक्तियों में ज़बरदस्ती से बांट दिया जाता था। इसके लिए ये हिंसक तरीकों को अपनाने से भी नहीं हिचकाए। यानी कि अगर कोई इंटरफेयर करता तो ये हिंसक तरीके अपनाते। इन्हें नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा निरोधक नज़रबंदी नामक कानून बनाया गया। यानी को इनको कंट्रोल करने के लिए, किनको बेटा? नक्सलवादियों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? निरोधक नज़रबंदी। परंतु सरकार उन्हें रोकने में असफल रही। नक्सलवादी आंदोलन अब कई दलों व संगठनों में बढ़ चुका है, जिसमें से कुछ जैसे CPI, ML लिबरेशन अब भारतीय राजनीति में भी भाग लेते हैं। आज भी नक्सलवादी आंदोलन को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में भी 9 राज्यों के लगभग 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से पीड़ित हैं। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। कितने जिले? 9 राज्य हैं और लगभग 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से पीड़ित हैं। जो इलाके नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित हैं उन इलाकों में बटाई पर खेती करने वाले छोटे किसानों को बुनियादी अधिकार जैसे उपज में हिस्सा, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी अधिकार भी प्रदान नहीं किए गए हैं। इसके अलावा सूदखोरों द्वारा भी इनका शोषण किया जाता है, जिसके कारण इन इलाकों में नक्सलवादियों की वारदातें बढ़ी है। नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए, जिनकी आलोचना मानव अधिकार समूह द्वारा की गई है। उनका मानना था कि सरकार संवैधानिक मामलों का पालन नहीं कर रही और इस आंदोलन के कारण अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। आश्वासन के बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार नक्सलवाद की समस्या को सुलझाने में अब तक असफल रही है। यानी कि बेटा जो नक्सलवाद आंदोलन है ये सबसे ज़्यादा किस स्टेट में प्रभावित है? पश्चिम बंगाल में है। आइए बेटा अब हम चारू मजदूमदार के बारे में भी प्रकाश डालते हैं। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी बगावत के नेता। 1 नंबर में पूछा जा सकता है नक्सलवादी बगावत के नेता कौन है? चारू मजूमदार। आज़ादी से पूर्व तेभागा आंदोलन में भागीदारी, CPI छोड़ी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। किसान विद्रोह के माओवादी पंथ में विश्वास, क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक और पुलिस हिरासत में मौत। ये था बेटा नक्सलवादी आंदोलन। हमने 3 आंदोलन आपको बताए हैं। बिहार आंदोलन जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन। ये तीनों ही आंदोलन इस चैप्टर में स्टार्टिंग की यूनिट में है और तीनों आंदोलन में से कुछ भी 1 नंबर का क्वेश्चन या इनके नेता के बारे में या फिर इन नेताओं द्वारा दिए गए
नारे के बारे में भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे बेटा, जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे देश में जो आपातकाल लगाया, उस आपातकाल के क्या परिणाम निकले, वो हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। देखो बेटा, आपातकाल का सबसे बड़ा परिणाम क्या निकला? नंबर 1, विरोध आंदोलन एक बारगी रुक गया, हड़तालों पर रोक लगा दी गई, अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यानी कि सबसे जो प्रमुख परिणाम निकला वो यही निकला कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। दूसरा परिणाम क्या निकला बेटा? सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसे प्रेस सेंसरशिप का नाम दिया गया। बेटा, हम इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को पूरी तरह से इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। तो इसमें भी एक टॉपिक है कि आपातकाल के परिणाम क्या निकले, जो आपको पहले से ही पता है। तो सबसे पहला परिणाम क्या निकला? विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। दूसरा परिणाम क्या निकला? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रेस सेंसरशिप के नाम से। अगला जो परिणाम निकला बेटा, सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका को मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस और जमात ए इस्लामी पर बैन लगा दिया। यानी कि और दूसरा बड़ा परिणाम क्या निकला कि आरएसएस पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। नागरिकों के विभिन्न अधिकार निष्प्रभावी हो गए, यानी लोगों के अधिकार भी उनसे छीन लिए गए। उनके पास अब ये अधिकार नहीं था कि मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए अब वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि जब भी मौलिक अधिकारों को निष्क्रिय किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन आपातकाल का यह परिणाम निकला कि अब हम किसी भी तरह से सर्वोच्च न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते थे। अगला जो आपातकाल का परिणाम निकला बेटा, वो यह था कि सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता था कि वे कोई अपराध कर सकते हैं, यानी कि बिना सबूत के, बिना दोष के, शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी का प्रयोग करके कई गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। यह भी बेटा आपातकाल का सबसे बड़ा परिणाम था। अगला जो आपातकाल का परिणाम निकला बेटा, वो था अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसने उस पर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 1976 के अप्रैल माह में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया और सरकार की दलील मान दी। यह भी इसका परिणाम निकला बेटा। अगला जो परिणाम निकला, पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए वे भूमिगत अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। यानी कि जिन लोगों को शक था कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, वो अंडरग्राउंड हो गए, गायब हो गए। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया, यानी कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेनस्ट्री जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। यानी उस समय बेटा सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी मैगजीन आती थी, वो क्या हो गई? बंद हो गई। यह बेटा आपातकाल के परिणाम निकले। फिर जो अगला आपातकाल का परिणाम निकला बेटा, वो क्या था? आपातकाल के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि जिसने भी आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाई उसको सरकार के व्यक्तियों ने गिरफ्तार कर लिया। सेंसरशिप को
धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज़लेटर और लीफ लेटेस्ट निकले और पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी। कब लौटाई? जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। यह भी इसका परिणाम निकला। अगला जो परिणाम निकला बेटा वो क्या था कि लोकतंत्र के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ, जिसमें न्यायपालिका और राष्ट्रपति की शक्तियों पर रोक लगाई गई। यानी कि आपातकाल के द्वारा 42वां जो संविधान में संशोधन हुआ उसमें न्यायपालिका और राष्ट्रपति की शक्तियों पर क्या लगा दी बेटा? रोक लगा दी। इनमें एक संशोधन था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करना। ये सभी इसके क्या निकले बेटा? परिणाम निकले। फिर बात आती है बेटा कि क्या आपातकाल लगाना जरूरी था? यानी कि इंदिरा गांधी ने जो देश में आपातकाल लगाया क्या वो जरूरी था? तो बेटा आइए अब हम इसके बारे में बताते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल किन कारणों से जरूरी था। यानी कि वो कौन से तर्क दिए इंदिरा ने जिसकी वजह से यह आंदोलन जरूरी माना गया। सबसे पहला बेटा, आपातकाल की घोषणा के कारण का उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ जैसे शब्द का व्यवहार किया गया। 1975 से पहले कभी भी अंदरूनी गड़बड़ को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। यानी कि बेटा आपातकाल किस लिए जरूरी बता दिया? क्या बता दिया कि देश में क्या हो गया था? अंदरूनी गड़बड़ हो गई थी और अंदरूनी गड़बड़ को समाप्त करने के लिए आपातकाल लगाया गया था। यह तर्क दिया गया। अगला जो तर्क दिया गया बेटा वो क्या था? देश के कई हिस्सों में विरोध आंदोलन चल रहे थे। सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और इसी के अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दे। सरकार का मानना था कि बार बार का धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरा जो तर्क दिया है बेटा कि आपातकाल क्यों लगाया गया? देश के हर जगह आंदोलन स्टार्ट हो गए थे और आंदोलन लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। इन आंदोलन को दमन करके ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। इसलिए ये बताया गया, ये तर्क दिया गया कि इस वजह से भी आपातकाल लगाना क्या था? जरूरी था। तीसरा जो आपातकाल लगाने का तर्क था बेटा वो क्या था कि इंदिरा गांधी के समर्थक भी यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार का निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कार्यों में भंग हो जाता है। सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। इंदिरा ने शाह आयोग को पत्र में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम में अड़ंगे डाल रही थी और गैर संवैधानिक साधनों के बुत्ते सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। यानी कि इंदिरा गांधी ने क्या तर्क दिया कि कौन सी विनाशकारी ताकत थी जो सरकार के कार्यों में अड़ंगे डाल रही थी। इसलिए भी देश में आपातकाल लगाना क्या था बेटा? जरूरी था। अगला जो तर्क दिया है कि जिसके आधार पर आपातकाल लगाया गया, कुछ अन्य दलों मसलन सीपीआई का विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। सीपीआई का मानना था कि ऐसी सूरत में विरोध पर एक हद तक प्रतिबंध लगाना उचित है। सीपीआई का मानना था कि जेपी ने जिस आंदोलन की अगुवाई की वह मध्यम वर्ग का आंदोलन था और यह मध्यम वर्ग कांग्रेस की परिवर्तनकारी नीतियों के विरोध में था। आपातकाल के बाद सीपीआई ने महसूस किया कि उसका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन करना एक गलती थी। अगला जो आपातकाल का परिणाम निकला बेटा वो क्या निकला? जयप्रकाश नारायण सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार का विरोध का अधिकार होना चाहिए।
बिहार और गुजरात में चले विरोध आंदोलन ज़्यादातर समय और अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर भी कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा नहीं चला। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसे अत्याचारी कदम उठाने की जरूरत कतई ही नहीं थी। आपातकाल लागू करना संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग करना था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को पूरी तरह से क्या बताया बेटा, गलत बताया, और वो सब कांग्रेस पार्टी के नाराज हो गए। तो ये था बेटा इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के क्या इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के लगाए जाने के जो उसने तर्क दिए हैं, ये उन्हीं के बारे में विचार विमर्श किया है। यानी कि इंदिरा ने अपनी तरफ से तर्क दिया है कि मैंने देश में आपातकाल क्यों लगाया। ये वो सभी तर्क हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। फिर बेटा आपातकाल लगा देने के जो तर्क बताए, उसके बाद जो लोगों को आपातकाल के बाद सबक मिले वो क्या थे। तो आपातकाल ने हमें कुछ सबक भी सिखाए जो निम्नलिखित है। यानी कि आपातकाल लगने से लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। क्या सीखा? आपातकाल से एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक न रह गया था, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े दिनों के बाद ही, यानी कि सबसे पहला सबक तो ये मिला कि इंदिरा ने 25 जून 1975 को आपातकाल तो लगा दिया, लेकिन जब आपातकाल समाप्त हुआ तो लोगों को यह महसूस हुआ कि इससे लोकतंत्र की ताकत क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, और इसको हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते। अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक डर्रे पर लौट आया। इस तरह आपातकाल एक सबक तो यही है कि भारत में लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। दूसरा जो आपातकाल लगाए जाने का लोगों को सबक मिला बेटा, वो क्या था कि आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ शस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में दे। यह भी सबक मिला है। उस समय तो इंदिरा गांधी ने अनाउंसमेंट की और हो गया, लेकिन अब क्या सबक मिला है कि इसकी सलाह मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को लिखित में देगा। अगला जो सबक मिला बेटा आपातकाल का, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हुआ, क्योंकि आपातकाल में लोगों के अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो लोग अब अधिकारों के प्रति पूरी तरह क्या हो गए, सचेत हो गए। न्यायपालिका आपातकाल के समय नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन अस्तित्व में आए कि अगर अधिकारों को सस्पेंड